हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर होता है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसके हम लोग वेरी शॉर्ट प्रश्नों को कर रहे हैं। कल हम लोगों ने जॉन डेवी ने कौन सी पुस्तक लिखी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, यहाँ तक हम लोगों ने कल कर लिया था। आज हम लोग इसके आगे की क्वेश्चन को करेंगे और हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा दिया है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे जो भी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में है इस बार, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं कोई चीज़ें तो हम लोग को उतनी याद नहीं रह जाती, लेकिन हम कोई चीज़ बार बार अगर सुनते हैं तो वो चीज़ें हम लोग को जल्दी याद हो जाती है। तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं, उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग उसके आगे के प्रश्न को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, शिक्षा के कार्य क्या है कि शिक्षा के कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। किस दार्शनिक ने कहा था कि शिक्षा का जो कार्य है वह उत्तम चरित्र का विकास करना है? किसने कहा था? तो इसको हार्बर्ट ने कहा था। किसने कहा था? हार्बर्ट ने कहा था कि शिक्षा का जो कार्य है एक उत्तम चरित्र का विकास करना है। मतलब शिक्षा के द्वारा हम एक उत्तम चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। किसने कहा? हार्बर्ट ने कहा। भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल में किसमें आस्था रही है? जो भारतीय संस्कृति की जो प्राचीन काल में किसमें आस्था रही है? तो वासुदेव कुटुम्बकम में आस्था रही है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और वेरी शॉर्ट में तो ये पूछा ही जाता है कि भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल में किस में आस्था रही है? तो वासुदेव कुटुम्बकम में आस्था रही है। शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? शिक्षा और आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्रोफेसर बागले ने लिखी। किसने लिखी? प्रोफेसर बागले ने लिखी है। प्रोफेसर बागले ने लिखी थी। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव के पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है। या किस दार्शनिक ने कहा था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है? तो यह अरस्तू ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षा मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो बालकों के चरित्र का विकास करना। बालक के अगर चरित्र का विकास हो गया तो शिक्षा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। मानव की समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं? मानव के जो समस्त कार्य होते हैं उनकी मूल प्रवृत्तियों पे अधीन होती हैं। और मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? 14 होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ किसने दिया था इसका उद्देश्य? तो इसको दिया था मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। यह क्वेश्चन यूपी टेट सी टेट में भी पूछता है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। यह कथन किसने दिया था? तो इसको मैकडूगल ने दिया था। किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता किस पर निर्भर करती है? तो वह शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है किसी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? तो शिक्षा का जो प्रमुख दायित्व होता है वह राष्ट्र का निर्माण करना होता है। एक दो लोगों का नहीं है, पूरे राष्ट्र का निर्माण करना शिक्षा का जो क्या होता है? प्रमुख दायित्व होता है। भारत के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? तो आत्मनिर्भर बनाना। क्या है? आत्मनिर्भर बनाना है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि छात्रों में नैतिकता के गुण का विकास कैसे किया जाता है? तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं द्वारा छात्रों के नेतृत्व के गुणों का विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का उन्नयन करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन राश का है। किसका है? राश का है। यह कथन राश का है।
एजुकेशन वैल्यूज़ नामक पुस्तक किसने लिखा था? इसको प्रोफेसर बागले ने लिखा था। एजुकेशन वैल्यू नामक पुस्तक किसने लिखा था? वैल्यूज़ नामक पुस्तक किसने लिखा? तो प्रोफेसर बागले ने लिखा। सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना? जॉन डीवी ने सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा के उद्देश्य में माना। समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन राष्ट्र का है, रक्स का है। यह कथन किसका है? रक्स का है। वैयक्तिकता का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है, यह कथन किसका है? यह कथन नन का है। यह कथन किसका है? नन का है। कथन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कथन निष्कर्ष से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम आप मान के चलिए कि अगर 15 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो 15 में मैक्सिमम 6 से 7 कथन और निष्कर्ष के आते हैं कि यह कोट्स किसने दिया था, इसको किसने कहा था। इसलिए आप इसको पढ़िए, और यह एक बार भी पढ़ने से याद नहीं होता, इसको मैक्सिमम 3 से 4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी ये आपको याद होगा। क्योंकि आप इसमें कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, कुछ भी बना के नहीं लिख सकते हैं, ये इसमें एग्जैक्ट आंसर मानता है। व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जाती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन एम बाल्डविन का है। एम बाल्डविन का है। जॉन डीवी ने अपने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में अच्छे उद्देश्यों की कितनी कसौटियाँ बताई थी? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में कितनी कसौटियाँ बताई थी अच्छे उद्देश्यों की? तो 3 कसौटियाँ बताई। कितनी? 3 बताई। शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना ही की जा सकती है कि यह उद्देश्यहीन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन र्यूलिन का है। किसका है? र्यूलिन का है। समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? यह कथन हेगेल का है। किसका है? हेगेल का है। यह कथन किसका है? यह कथन हेगले का है। प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? तो प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप व्यक्तित्व था। कैसा था? व्यक्तित्व था। मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी सबको साथ लेके, क्योंकि उन्होंने सर्वांगीण विकास का उद्देश्य दिया था। उन्होंने कहा कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों का समर्थक है कौन है? टीपी नन है। कौन है? टीपी नन है। शिक्षा में व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य के समर्थक कौन है? टीपी नन है। किसने कहा कि सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारों के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए? महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि अगर आपने शिक्षा को अच्छे से ग्रहण कर लिया तो आप बेरोजगार हो ही नहीं सकते, क्योंकि शिक्षा के दौरान बेरोजगारी के कई बीमे, कई रास्ते खुल जाते हैं जिससे आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन वी.डी. भाटिया का है। यह कथन किसका है? भाटिया का है। किसने कहा कि ज्ञान ही पवित्रता है? सुकरात ने कहा। किसने कहा? ज्ञान ही पवित्रता है, तो सुकरात ने कहा। यह कथन किसका है? कि ज्ञान ही शक्ति है? अरस्तु। पवित्रता की बात करें तो सुकरात, पवित्रता सुकरात, शक्ति अरस्तु। ज्ञान प्रगति है। ज्ञान क्या है? प्रगति है। यह कथन सोफिस्टों ने कहा। सोफिस्टों ने कहा कि पवित्रता सुकरात ने दिया। पवित्रता, ज्ञान की पवित्रता सुकरात, ज्ञान की शक्ति अरस्तु और ज्ञान की प्रगति सोफिस्टों। किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए? कैमिनियस ने 2 पक्ष बताए थे। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कथन जॉन एडम्स का है। हम लोग ने आगे भी इसको पढ़ा है कि ज्ञान का स्वर्ग किसे कहा गया है? तो जॉन एडम्स ने कहा था। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी का सबसे व्यर्थ एवं अभद्र मनुष्य होता है। यह कथन किसका है? शेक्सपियर का है। ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन व्हाइट हैंड का है। किसका है? व्हाइट हैंड का है। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और शॉर्ट में तो आता ही है कि ज्ञान पर बल देने वाले विद्यालय क्या हो गया, ज्ञान का दुकान हो गया, शिक्षक क्या हो गया, विक्रेता क्या हो गया, और छात्र क्या हो जाएंगे, छात्र उसके ग्राहक हो जाएंगे। यह कथन किसने दिया, तो इसको व्हाइट हैंड ने दिया। व्हाइट हैंड, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन एडम्स का है। किसका है, एडम्स का है। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताए। मुस्लिम शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे, आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंड, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि थे। प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता था, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो था उसने ही प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग माना गया। श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया था, वर्ष 1911 में, जिसे गोखले विधेयक ने 1911 कहा जाता था। वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला कब रखी गई, तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला 22 अक्टूबर 1937 को रखी गई। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला कब रखी गई। इसमें ऑप्शन 22 अक्टूबर के यहाँ 23 अक्टूबर, 1937 के यहाँ 1938 दे देगा। ऐसे ही ऑप्शन चेंज करके और आपसे पूछेगा कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला कब रखी गई, तो आप लोग याद रखिएगा कि 22 अक्टूबर 1937 को रखी गई। महात्मा गांधी ने शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में क्या कहा, तो महात्मा गांधी के अनुसार यदि मुझसे कोई पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो मैं उत्तर दूंगा चरित्र का विकास। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, चरित्र का विकास। ये किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। महात्मा गांधी के उद्देश्य में क्या है कि चरित्र का विकास। सर्व शिक्षा अभियान योजना कब प्रारंभ हुई, तो यह योजना सन 2001 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना सन 2001 में प्रारंभ की गई थी। यह ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। पाठ्यक्रम में भारी भरकम बोझ या बस्ते का बोझ को कम करने का सुझाव किस समिति और कब दिया गया, यह यशपाल समिति है। सन 1990 में। यह क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछा जाता है कि बिना बैग की शिक्षा या बिना बैग की शिक्षा बोझे को कम करना, यह किसने प्रस्ताव दिया था, तो यह यशपाल समिति का प्रस्ताव था। प्रकृतवादी शिक्षा दार्शनिक कौन कौन से हैं, प्रकृतवादी शिक्षा शास्त्री कौन कौन से हैं, तो बेकन, कैमिनियन, स्पेंसर, रूसो आदि हैं। प्रकृतवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता था, तो प्रकृतवाद मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता था। प्रकृतवाद मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात इसलिए करता था क्योंकि बच्चों को एक मुक्त शिक्षा, मतलब बिना डर के शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि अगर वह प्रकृति की चीज़ों से छेड़छाड़ करेगा तो प्रकृति खुद उसे दंड देगा। इसलिए प्रकृतवाद जो थे वह मुक्त शिक्षा की बात करते थे। प्रयोजनवाद के महान उत्पादक कौन हैं, तो प्रयोजनवाद के महान उत्पादक जॉन डेवी हैं। कौन है, जॉन डेवी हैं। प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि कौन सी है, प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि प्रोजेक्ट विधि मानी जाती है। विवेकानंद जीवन दर्शन के दो प्रमुख लक्ष्य कौन से थे, मानव कल्याण तथा सर्वधर्म समभाव। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना किस वर्ष की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना सन 1913 में की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना कब की, तो सन 1913 में की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि किस वर्ष मिली, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि 1915 में मिली। 13 में इन्होंने गीतांजलि की रचना की, 15 में इन्होंने नाइट की उपाधि प्राप्त हुई। टैगोर के अनुसार व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कैसे हो सकता है, टैगोर का मत था कि स्वतंत्रता के माध्यम से ही व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो सकता है। मैंने ऐसे शिक्षकों की भर्त्सना की है जो प्रतिबंध के पक्षधर हैं, क्योंकि प्रतिबंध स्वयं प्रकृति के पथभ्रष्ट होने का बाध्य करता है। विश्व
कवि टैगोर ने शिक्षा की अनोखी देन विश्व भारती की स्थापना कब की थी? तो विश्व भारती की स्थापना 6 मई 1922 को हुई थी। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सतगुरु के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? सुकरात का है। शिक्षा का उद्देश्य अपने छात्रों को राज्य, देश व ईश्वर वफादार बनाना, यह कथन गांधी जी का है। उन्होंने ही कहा कि व्यक्ति को समाज के साथ साथ उनके चरित्र निर्माण सारी चीज़ों की बात, सर्वांगीण विकास की जो बात की थी वह गांधी जी ने ही की थी। प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया था? तो प्लेटो ने नागरिकों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया था। वह शिक्षा किस काम की जो कि भविष्य के लिए वर्तमान बलिदान करती, यह कथन रूसो का है। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ा रक्षक चारित्रिक शिक्षा नहीं, यह कथन किसका है? स्पेंसर है। चरित्र की स्थापना करना विद्यालय शिक्षा व अनुशासन का प्रमुख उद्देश्य है, यह कथन किसका है? जॉन टीवी का है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना है, यह कथन किसका है? यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। नैतिकता सिखाई नहीं जा सकती किंतु बीमारी की तरह उसे केवल पकड़ा जा सकता है, यह कथन किसका है? यह कथन स्टारबक का है। किसका है? स्टारबक का है कि नैतिकता सिखाई नहीं जाती किंतु बीमारी की तरह केवल उसे पकड़ा जा सकता है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित स्वाभाविक प्रगतिशील विकास है, यह कथन पेस्टोलॉजी का है। किसका है? पेस्टोलॉजी का है। यह कथन किसका है कि शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव का विकास है, यह कथन पेंटर का है। यह कथन किसका है? पेंटर का। आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? तो अध्यात्म जगत का। किस जगत का? अध्यात्म जगत का। आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से होती है? तो अध्यात्म शक्ति द्वारा होता है। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? तो आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक बर्कले हैं। कौन है? बर्कले हैं। प्राचीन आदर्शवाद के जनक कॉन्ट हैं। कौन है? कॉन्ट हैं। वास्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक हीगल हैं। वास्तुनिक के हीगल हैं, प्राचीन के कॉन्ट हैं, आत्मनिष्ठ के कौन है? बर्कल हैं। नैतिक आदर्शवाद के जनक प्लेटो हैं। कौन है? प्लेटो हैं। ज़्यादातर पूछा जाता है प्राचीन और नैतिक। किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन का शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया? प्लेटो ने व्यक्त किया था। अगर आप इसको भूल जा रहे हैं तो इसको थोड़ा ट्रिक से याद कर लीजिए कि प्लेट में सत्यम शिवम सुंदरम को क्या परोसा था। आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया? विचारों को महत्व दिया था। प्रश्न विधि के जनक कौन है? सुकरात है। प्रश्न विधि के जनक सुकरात हैं। संवाद विधि के जनक कौन है? संवाद हैं। प्रश्न विधि के जनक सुकरात हैं। संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं। निगमन एवं आगमन विधि के जनक कौन है? तो ये अरस्तु है। निगमन और आगमन विधि किसने दिया? अरस्तु ने दिया था। निर्देशन विधि के जनक कौन है? हर्बर्ट हैं। तर्क विधि के जनक हीगल। खेल विधि के जनक फ्रोबेल। या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में, शॉर्ट में कई बार पूछा गया है कि खेल विधि के जनक कौन है? फ्रोबेल हैं। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है? अभ्यास एवं आवृत्ति के जनक पेस्टोलॉजी। किस दार्शनिक ने कहा अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है? यह किसने कहा था? तो यह कहा था जेंटिल ने कहा था। किसने कहा था? जेंटिल ने कहा था। जेंटिल ने कहा था। तो आज के वीडियो पे इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप लोग अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए, क्योंकि इस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वह दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में हो जाएगा।
ये जो क्वेश्चन है ये वर्तमान भारतीय समाज जो फर्स्ट पेपर है ये 50 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है। अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया, 50 में 40-45 नंबर अगर आप ले आ रहे हैं तो इससे आपका परसेंटेज अच्छा बनेगा। बहुत से बच्चे हैं इसको स्किप कर देते, नहीं पढ़ते हैं क्योंकि यह थ्योरी क्वेश्चन होता है, थ्योरी पेपर होता है और सोचते हैं मैं बाद में, क्योंकि 50 में 25 लाना रहता है और 15 नंबर तो ऑब्जेक्टिव दे देता है, 15 नंबर वेरी शॉर्ट दे देता है। बचते हैं जो 20 क्वेश्चन, तो उसमें वो लोग तुक्का मार के इधर उधर का लिख ही देते हैं। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आप इसमें आराम से 40 से 45 नंबर ला सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।